बहू को अपने ससुर से प्यार हो गया जब पति विदेश में काम करने गया। इस खौफनाक सच से पूरा परिवार हिल गया। ये कहानी जो आप सुनने वाले हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है, जहां हम बिखरी हुई जिंदगियों को एक ऐसी तस्वीर में पिरोते हैं जो भावनाओं से भरी, दिल को दहला देने वाली और कभी-कभी अविश्वसनीय होती है। ये कहानी है एक जवान बहू की, एक विधुर ससुर की और एक पति की जो दूर देश में काम करता है। 3 लोग एक ही छत के नीचे एक ही रिश्ते में बंधे हुए, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे भंवर में फंसा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चांद आसमान के बीचों बीच चढ़ाया था। उसकी हल्की रोशनी पुरानी खपरेल की छत पर धीरे धीरे पड़ रही थी। धान के पके हुए खेतों के किनारे एक 3 कमरों वाला घर खामोशी से खड़ा था। झींगुरों की आवाज, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में घुली रसोई के धुएं की गंध गांव की रात को और भी शांत बना रही थी। घर के बरामदे के बाईं ओर एक छोटे से कमरे में प्रिया, जो सिर्फ 22 साल की नई नवेली दुल्हन थी, खिड़की के पास अकेली बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में दूर तक देख रही थीं। उसके हाथ में पति का लिखा हुआ खत था जो उसने हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले जल्दबाजी में लिखा था। स्याही की महक अभी भी ताजा थी, लेकिन शब्द बहुत पहले ही ठंडे पड़ चुके थे। उसके पति राज को भारत छोड़े हुए लगभग 4 महीने हो गए थे। वो एक ट्रेनी के रूप में दुबई काम करने गया था, इस सपने के साथ कि वो इतने पैसे कमा लेगा कि वापस आकर मोटरसाइकिल की दुकान खोल सके, जैसा कि उसने शादी से पहले बड़े उत्साह से कहा था। लेकिन जाने के दिन से ही उसके फोन कॉल्स कम होते गए और संदेश रूखे और बेपरवाह हो गए। कभी कभी तो वो हफ्तों तक एक बार भी फोन नहीं करता, जिससे प्रिया का दिल हर पल बेचैन रहता। इस समय उसके साथ रहने वाला एकमात्र व्यक्ति उसके ससुर ओम प्रकाश जी थे, एक शांत स्वभाव के आदमी जो उसूलों से जीते थे, जिन्होंने बहुत पहले ही अपनी पत्नी को खोने का दर्द झेला था और तब से अपने इकलौते बेटे राज के साथ ही रहते थे। वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानते थे, न ही मीठे बोल बोलते थे, लेकिन उनके हर छोटे काम में, जैसे हाथ में पानी का गिलास देना या रात में कपड़े सुखाते समय प्रिया के कंधों पर शॉल डाल देना, एक खामोश और गहरी परवाह छिपी होती थी। प्रिया पहले उनसे डरती थी, फिर उसे उन पर तरस आने लगा, और न जाने कब ये तरस एक अलग एहसास में बदल गया, जो गहरा था, नरम था और जिसका नाम लेना मुश्किल था। वो इसे कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, न ही इसका सामना कर सकती थी, क्योंकि ये एक वर्जित बात थी, एक ऐसी बात जिसके सामने आने पर पूरा परिवार बिखर सकता था। लेकिन किस्मत किसी को ज्यादा देर तक भागने नहीं देती। एक तूफानी रात जब राज ने एक अजीब सी आवाज में फोन किया और कहा कि वो जल्दी वापस नहीं आ पाएगा, मेरा इंतजार मत करना। वही रात थी जब उस घर में 2 अकेले इंसानों के बीच की दूरी कम होने लगी। ये कहानी सिर्फ एक विवादास्पद प्रेम संबंध की नहीं है, बल्कि एक छिपे हुए सच की है, एक ऐसे रहस्य की जो पूरे परिवार को हिला देने की ताकत रखता है। क्या आप हमारे साथ इस कांटों भरे और भावनात्मक सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? प्रिया की शादी एक जल्दबाजी में हुई, सादी लेकिन हंसी खुशी से भरी शादी में हुई थी। दोनों तरफ के रिश्तेदार बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी थे वे सब खुशी खुशी आशीर्वाद दे रहे थे। वो छोटी सी लड़की अब किसी की पत्नी बन गई थी, अपनी आंखों में आंसू और उत्सुकता के साथ हिचकिचाते हुए अपने ससुराल में कदम रख रही थी। ओम प्रकाश जी का 3 कमरों का घर पुराने बांस के झुरमुटों के नीचे छिपा हुआ था, जहां साल भर हवा सरसराती रहती थी और बारिश के मौसम में टपकती बूंदें एक उदास संगीत की तरह लगती थीं। इस जगह पर बहू बनकर रहना न तो मुश्किल था, न ही आसान, क्योंकि प्रिया को दूसरों की तरह सास या ननद का सामना नहीं करना पड़ता था। वो अकेली थी, उसे अकेलेपन और एक ऐसे ससुर का सामना करना था जो बहुत ज्यादा शांत और खामोश थे। ससुराल आने के पहले दिन से ही प्रिया समझ गई थी कि ये जगह हंसी ठहाकों की नहीं है और न ही यहां बड़े बड़े सपने देखने की कोई गुंजाइश है।
सब कुछ व्यवस्थित, साफ सुथरा और अनुशासित था। ओम प्रकाश जी सुबह ठीक 4 बजे उठते, चाय बनाते, व्यायाम करते और आंगन में झाड़ू लगाते। खाना समय पर खाया जाता, न कम न ज्यादा। वो कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में ठंडक नहीं थी। बस वो एक दूरी बनाए रखते थे, एक ऐसी दूरी जो प्रिया को सुरक्षित महसूस कराती थी, लेकिन साथ ही उसे अकेला भी महसूस कराती थी। राज के जाने के बाद घर और भी सूना हो गया। 3 लोगों का खाना अब सिर्फ 2 थालियों में परोसा जाता। खाने की थाली छोटी हो गई और पकवान भी सादे हो गए। प्रिया खामोशी से खाना बनाती और ओम प्रकाश जी चुपचाप खाते। ऐसे समय में प्रिया सोचती कि काश टीवी का शोर होता, कोई बेमतलब की कहानी होती, या कम से कम फोन की स्क्रीन पर राज की हंसी होती। लेकिन फोन की घंटी भी धीरे धीरे कम बजने लगी। पहले हर रात फोन आता था, फिर धीरे धीरे कम हुआ और फिर बंद हो गया। प्रिया ने उसे दोष नहीं दिया, वो बस चुपचाप अपने पति के छोड़े हुए कपड़े तह करके अलमारी में रखती, जैसे कि ऐसा करने से वो उस आदमी की गर्माहट को बचा लेगी जिसे वो कभी अपनी पूरी जिंदगी का सहारा मानती थी। एक सुबह आंगन में झाड़ू लगाते समय प्रिया का ब्लड प्रेशर कम हो गया और वो घर के पीछे केले के पेड़ के पास गिर पड़ी। ओम प्रकाश जी ने उसे देखा, उसे अपनी पीठ पर लाद कर पास के स्वास्थ्य केंद्र की ओर भागे। भले ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, लगभग 60 साल का वो आदमी जिसकी कमर झुक गई थी, फिर भी उसे बचाने के लिए कीचड़ भरे खेतों से होकर मजबूत कदमों से चलता रहा। जब प्रिया की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके ऊपर उसके ससुर का कोट ढका हुआ था और उनका हाथ अभी भी बिस्तर के किनारे पर था। आंखें अधखुली थीं। उस पल पहली बार उसने अपने दिल में एक कंपकपी महसूस की। बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि कोई सच में उसकी परवाह करता है, कोई उसके लिए चिंतित है, जो कि उसका पति बहुत पहले करना छोड़ चुका था। वो घर अभी भी शांत था, लेकिन लोगों के दिल में हलचल शुरू हो गई थी और उनमें से कोई नहीं जानता था कि सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है। बीमार पड़ने के बाद प्रिया ने ओम प्रकाश जी में छोटे छोटे बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए। बहुत छोटे, लेकिन ऐसे जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अगर पहले वो सुबह सिर्फ सिर हिलाकर अभिवादन करते थे, तो अब वो खुद पूछते, आज तबीयत कैसी है बेटी? अगर पहले वो चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाते थे, तो अब वो झाड़ू रखकर उसके साथ बाहर निकलने का इंतजार करते। और अगर पहले उनकी आंखें हमेशा आंगन के खालीपन पर टिकी रहती थीं, तो अब वे कभी कभी चुपके से उसके चेहरे पर एक पल के लिए रुकती और फिर हट जातीं। प्रिया भी बदल गई। अब वो उन्हें एक डरावने आदमी के रूप में नहीं देखती थी, जैसा कि वो बहू बनकर आने के पहले दिन देखती थी। इसके बजाय वो उन्हें एक पुराने पेड़ की तरह महसूस करती थी, जो चुपचाप छाया देता है। एक ऐसी कोमलता जो राज के उत्साह, जल्दबाजी और बचपने से बहुत अलग थी। वो उन्हें और भी नरम आवाज में, थोड़ी गर्माहट के साथ नमस्ते करने लगी। वो उनकी पसंदीदा डिश बनाती, अपनी सास की छोड़ी हुई मिट्टी की हांडी में मछली पकाती और उनके बरामदे में जाने से पहले प्लेट में फल छीलकर रख देती। ये सब करने के लिए उसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन उसका दिल ऐसा करना चाहता था। एक शाम जब वे दोनों बरामदे में चाय पी रहे थे और खेतों से तेज हवा चल रही थी, ओम प्रकाश जी ने अचानक कहा, जब मैं राज की उम्र का था तो मैं भी दूर काम करने गया था। जब वापस आया तो तुम्हारी सास नहीं रही। पहले कुछ साल तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जानती थी कि वो अपना दिल खोल रहे हैं। कुछ चीजें जो चली जाती हैं वे वापस नहीं आती। हमारे पास जो बचा है, हमें बस उसके साथ ईमानदारी से जीना होता है। उनकी आवाज गहरी थी, चाय के धुएं और शाम के धुंधुलके में घुल रही थी। उस रात प्रिया बेचैन रही। जो बचा है उसके साथ ईमानदारी से जीना, ये बात उसके दिल में गूंजती रही। उसने खुद से पूछा कि उसकी जिंदगी में क्या बचा है। एक दूर का विवाह, एक पति जो दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है, या फिर ये अजीब सी गर्माहट जो उसे उस आदमी से थोड़ी थोड़ी मिल रही थी।
लेकिन प्रिया ने खुद को और ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं दी। उसने चुपचाप अपने माथे पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और सोने की कोशिश की, जबकि बाहर आंगन में झींगरों की आवाज लगातार गूंज रही थी। अगली सुबह हमेशा की तरह वो जल्दी आंगन में निकली, लेकिन इस बार ओम प्रकाश जी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। छोटी सी पत्थर की मेज पर एक कप गरम चाय के साथ एक गिलास दूध रखा था। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। पहले तुम्हारी सास मेरे लिए बनाया करती थी। इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही है। प्रिया एक पल के लिए चौंक गई, फिर वो धीरे से मुस्कुराई और उनके बगल में बैठ गई। ये पहली बार था जब वे बिना किसी दूरी के इतने करीब बैठे थे। कोई झिझक नहीं, कोई पद का बंधन नहीं, बस दो अकेले इंसान जो अनजाने में किसी ऐसी चीज को छू रहे थे जिसका नाम नहीं था। वे अभी तक प्यार में नहीं थे, लेकिन वे अब अजनबी भी नहीं थे। और उस शांत गांव के छोटे से संसार में कुछ ऐसा चुपचाप उन चीजों की मिट्टी के नीचे अंकुरित हो रहा था जो असंभव लगती थीं। पतझड़ के अंत में अचानक बिना किसी चेतावनी के बारिश होने लगी। भूरा आसमान फटने को तैयार था और गांव के मुहाने पर बांस के पेड़ तेज हवा में झूल रहे थे। उस दिन ओम प्रकाश जी और प्रिया अपनी पत्नी और प्रिया की सास स्वर्गीय शांति जी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर गए। वह किसी को याद नहीं दिलाते थे। हर साल खुद ही घास साफ करते, दिया ठीक करते और फूल फल बड़े करीने से सजाते थे। प्रिया उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसके हाथ में फलों की टोकरी और सफेद रजनीगंधा के फूलों का गुच्छा था। वो अपनी सास के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, बस पूजा घर में रखी कुछ पुरानी तस्वीरों में देखा था, जहां वो महिला लंबे बालों के साथ सौम्यता से मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करती होगी, ओम प्रकाश जी ने कुछ देर की खामोशी के बाद धीरे से कहा। प्रिया ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मुझे प्यार करती बाबूजी? क्योंकि तुम यहां रुकी, शांति से रहीं, इस घर के लिए त्याग किया। तुम्हारी उम्र में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। उनकी आवाज में न तो भारीपन था, न ही प्रशंसा, बस एक हल्की सी स्वीकृति थी। लेकिन प्रिया का गला भर आया। उसने उस दिवंगत आत्मा की समाधि के सामने सिर झुकाया, ये जाने बिना कि ये तरस था या उस भावना के लिए शर्मिंदगी जो उसके अंदर उस आदमी के लिए बढ़ रही थी जो उसके बगल में खड़ा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। कोई भी छाता लेकर नहीं आया था। दोनों ने ओम प्रकाश जी के लाए हुए कोट से खुद को ढक लिया और गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कीचड़ भरी सड़क फिसलन भरी थी। आधे रास्ते में प्रिया का पैर मुड़ गया और वो दर्द से रो पड़ी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। ओम प्रकाश जी मुड़े, उसे कुछ देर तक देखा और फिर बिना कुछ कहे वो नीचे झुके और उसे धीरे से अपनी पीठ पर उठा लिया। झिझको मत, तुम्हारी सास भी कभी कभी ऐसे ही करती थी। बारिश तेज होती गई, हवा चेहरे पर चुभ रही थी, कोट पूरी तरह भीग गया था और पैंट पर कीचड़ लग गया था। लेकिन उस सफेद बारिश के बीच वो आदमी मजबूती से चलता रहा। उसकी पीठ चौड़ी और गर्म थी। प्रिया ने अपना चेहरा उनके कंधे में छिपा लिया। बारिश के पानी में आंसू घुल गए। कोई नहीं जानता था कि ये कृतज्ञता थी, आभार था या कुछ और जो फटने को तैयार था। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने उसे बरामदे में नीचे उतारा और जल्दी से उसका सिर पोंछने के लिए तौलिया ले आया, जैसे एक पिता करता है। लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखें बच रही थीं। और प्रिया, वो चुपचाप बैठी रही, उस खुरदुरे हाथ को अपने गीले बालों को छूने दिया। उसके दिल में एक ऐसा एहसास उठा जो सुरक्षित भी था और खतरनाक भी। उस रात ना वो सोई ना ओम प्रकाश जी। दोनों अपने कमरों में एक पतली लकड़ी की दीवार से अलग जागते रहे। दोनों बारिश की आवाज को छत पर गिरते हुए सुनते रहे, जैसे उनके दिलों की बेचैन धड़कन हो। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस बारिश में पीठ पर उठाने के बाद वे दोनों जानते थे कि वे पहले जैसे नहीं रह सकते। उस बारिश के दिन के बाद उस 3 कमरों वाले घर में बदलाव आने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने उन बदलावों को नाम देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे सब मौजूद थे, खामोश, चुपचाप और भारी। प्रिया अब अपने ससुर की नजरों से बचती नहीं थी।
वो अभी भी शिष्टाचार बनाए रखती, अभी भी जी हां करती, अभी भी उन्हें बाबूजी कहकर नरम आवाज में बुलाती, लेकिन हर इशारे में, पानी का गिलास देते समय गलती से छू जाने वाले हाथ में कुछ ऐसा था जो अब सिर्फ सादा नहीं था। और ओम प्रकाश जी, उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि वो विचलित होंगे। लगभग 60 की उम्र में वो अकेलेपन के आदी हो गए थे, खामोशी के आदी हो गए थे, और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए जीने के आदी हो गए थे। लेकिन जब भी वो प्रिया के कदमों की आहट अपने कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए सुनते, जब भी वो उस छोटी सी सिलुएट को पीली रोशनी में रसोई में काम करते हुए देखते, तो उनका दिल सिकुड़ जाता, नरम पड़ जाता और फिर गर्म हो जाता। ये गर्मी चूल्हे की आग से नहीं थी, बल्कि उसकी मौजूदगी से थी। एक शाम बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। खेतों से हवा के झोंके आ रहे थे जो घर के पीछे रखे पुआल के ढेर को उड़ा रहे थे। प्रिया एक छोटी सी मोमबत्ती के साथ संघर्ष कर रही थी जब ओम प्रकाश जी बाहर आए। उनके हाथ में एक पुरानी मिट्टी के तेल की लालटेन थी। उन्होंने उसे मेज पर रखा और बिना कुछ कहे बैठ गए। आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या बाबूजी? उसने पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो खामोशी को तोड़ने से डर रही हो। हाँ, मन बेचैन है। वे दोनों उस धुंधली रोशनी में एक दूसरे के बगल में बैठे थे। लालटेन की रोशनी दीवारों पर छाया बना रही थी जो उनके चेहरे पर एक अवर्णनीय उदासी डाल रही थी। उसने देखा कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इसी वजह से वो और करीब लग रहे थे। वो सख्त ससुर अब एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो धीरे धीरे अपना कवच उतार रहा था, अपने अंदर की कोमलता को उजागर कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक कहा, जब मैं जवान था तो मैं एक लड़की से प्यार करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस वाक्य ने प्रिया का दिल रोक दिया। उसने आगे नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखें खामोशी में मिलीं और किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि ये अतीत की कहानी नहीं है, ये एक स्वीकारोक्ति थी, सूक्ष्म, संयमित, लेकिन इतनी सच्ची कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उस रात जब सब अपने कमरों में चले गए तो घर फिर से अंधेरे में डूब गया। लेकिन एक छोटे से रास्ते से अलग हुए दो कमरों के बीच दो लोग जाग रहे थे। उन्होंने सीमा पार नहीं की, लेकिन दूरी अब नहीं रही। इसलिए नहीं कि वे करीब आना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास दूर रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बचे थे। और बिजली कटने की उस कोमल अंधेरी रात में दो दिल जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने भावनाओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, धीरे धीरे एक वर्जित चीज की रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। एक हफ्ते बाद, बिजली कटने वाली रात के बाद, गांव में एक शादी थी। ओम प्रकाश जी को बुलाया गया था, लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं लगा। इसलिए उन्होंने प्रिया को साथ चलने के लिए कहा ताकि कोई बात करने वाला हो। वो झिझकी, लेकिन अंत में मान गई, बस इसलिए कि वो नहीं चाहती थी कि वो अकेले दूर जाएं। वे मोटरसाइकिल पर गए। वो उसे चला रहे थे और पीछे से मौसम की पहली ठंडी हवा पतले कपड़ों में घुस रही थी। प्रिया संयम से दूर बैठी। उसके हाथ सीट पर हल्के से टिके हुए थे, दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब भी मोटरसाइकिल गड्ढे से गुजरती, वो उनकी पीठ को छू लेती, जहां दिल की धड़कन अभी भी स्थिर रूप से धड़क रही थी, जैसे कि वो सालों से अकेलेपन से लड़ रही हो। शादी का माहौल जोरदार था, भीड़ थी और संगीत बज रहा था। प्रिया महिलाओं की मेज पर बैठी, जहां कुछ महिलाओं ने उसे छेड़ा। बहू ससुर के साथ आई है, लग रहा है जैसे बाप बेटी अपनी ही शादी में आए हों। इस आधे मजाक आधे सच्चे वाक्य से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो जल्दी से मुड़ गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। शाम को लौटते समय हवा तेज हो गई और आसमान बादलों से घिर गया। जब मोटरसाइकिल एक सुनसान बांध के पास से गुजरी तो अचानक बारिश शुरू हो गई। ओम प्रकाश जी ने जल्दी से मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे एक पुराने खाली घर के बरामदे में रोक दिया। वे दोनों उस तंग जगह में बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए, एक दूसरे की ओर पीठ करके। खामोशी बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टिन की छत पर बारिश की तेज आवाज, दरारों से गुजरती हवा की सीटी, जैसे अंदर किसी चीज को छू रही थी जो बहुत लंबे समय से दबी हुई थी। प्रिया मुड़ी,
उसकी आंखें उनकी आंखों में खो गईं। उस पल जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, आसपास कोई नहीं था, कोई शब्द नहीं था, बस दिलों की तेज धड़कन थी। बाबूजी, उसने धीरे से पुकारा, लगभग एक सांस की तरह। ओम प्रकाश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बहुत देर तक देखा और फिर कोई नहीं जानता कि क्यों वो आधा मीटर की दूरी धीरे धीरे खत्म हो गई, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें करीब खींच रहा हो, धीरे धीरे संयमित रूप से। लेकिन रुक नहीं रहा था। जब उनके होंठ एक दूसरे को छुए, कांपते हुए हवा के झोंके की तरह क्षणभंगुर, तो पद, सीमाओं और तर्क की सभी परिभाषाएं टूट गईं। उस पल के बाद वे जल्दी से पीछे हट गए। प्रिया घबराकर मुड़ गई। ओम प्रकाश जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे अपने सीने में उठते तूफान को रोकना चाहते हों। बारिश अभी भी हो रही थी, छोटा सा घर अभी भी खामोश था, लेकिन जो अभी अभी हुआ, उस चुंबन ने उनके रिश्ते पर एक अमिट निशान छोड़ दिया था। एक चुंबन जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक बार हो जाने के बाद उसे कभी न हुआ नहीं माना जा सकता था। और जब इंसान अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तो उसके पास केवल दो विकल्प होते हैं, हमेशा के लिए पीछे हटना या वर्जित क्षेत्र में आगे बढ़ना। बारिश से बचने वाले उस दिन के बाद धान के खेतों के बीच का वो छोटा सा घर पहले जैसा नहीं रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने जो हुआ उसे याद नहीं दिलाया, लेकिन हर नजर, हर इशारा, रसोई में या आंगन में गलती से एक दूसरे के पास से गुजरना एक घुटन करे माहौल से भरा हुआ था। उस रात प्रिया अपने कमरे में आकर बिस्तर के किनारे घंटों बैठी रही। उसके हाथ बार बार अपने होठों को छू रहे थे, जैसे उसे यकीन न हो कि क्या हुआ है। उसने अपने दिल में एक बहाना खोजने की कोशिश की कि ये ठंडी बारिश की वजह से था, अकेलेपन की वजह से था या कृतज्ञता की वजह से था। लेकिन जितना उसने समझाने की कोशिश की, उतना ही उसे एक बात साफ होती गई कि वो गलत थी। गलत इसलिए कि उसने अपने दिल को सीमा पार करने दी। गलत इसलिए कि उसने अकेलेपन को एक ऐसे रिश्ते में बदलने दिया जो नहीं होना चाहिए था। और गलत इसलिए कि गहराई में उसे कोई पछतावा नहीं था। ओम प्रकाश जी भी नहीं सोए। वो आंगन में निकल आए और पूरी रात बरामदे के नीचे चुपचाप बैठे रहे। वो अनुभवी आदमी, जिसने अपनी पत्नी को खोया था, अपने बेटे को दूर भेजा था, आज खुद से हार गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना कमजोर कैसे पड़ गया। एक पल, सिर्फ एक पल, लेकिन वो सब कुछ बदलने के लिए काफी था, जिसका वो सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगली सुबह दोनों अजनबी बन गए। प्रिया उनकी नजरों से बचती, वो कम बोलती, जल्दी खाती और हर दिन से पहले अपने कमरे में चली जाती। ओम प्रकाश जी ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की, लेकिन यह साफ था कि उनकी नजर बदल गई थी। दिन बीतते गए, किसी ने बारिश में हुए उस चुंबन का जिक्र नहीं किया, लेकिन वे दोनों जानते थे कि वे एक ही अपराध के साथ जी रहे हैं। एक ऐसा अपराध जिसका कोई कानून नहीं था, कोई सजा नहीं थी, लेकिन जो राख के नीचे सुलगते अंगारे की तरह था। एक दोपहर खाना बनाते समय प्रिया रुक गई और धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं बाबूजी? ओम प्रकाश जी चौंक गए और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद से नाराज हूं। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि वो भाग रहे हैं, जैसे वो भी खुद से भाग रही थी। लेकिन चाहे वे कितनी भी दूर जाएं, वो बेचैनी एक परछाई की तरह चुपचाप उनके पीछे चलती रही। उस रात उसने खत लिखा जो कभी नहीं भेजा, बस अपने दिल की बात कहने के लिए, कि उसने सोचा था कि वो इस घर में एक परछाई की तरह जी सकती है। लेकिन फिर उस परछाई ने मूर्खता से ऊपर देखा और रोशनी देख ली। गलत चीजें हमेशा इच्छा से नहीं होती, कभी कभी वे उस भावनात्मक कमी से आती हैं जिसे इंसान खामोशी में छिपाने की कोशिश करता है। और जब दो अकेले दिल एक दूसरे के पास आते हैं, तो कभी कभी गलती एक विकल्प नहीं होती, बल्कि उन घावों का स्वाभाविक परिणाम होती है। शाम से ही आसमान में तूफान के आसार थे। हवा ने मुर्गी के दड़बे को ढकने वाले कपड़े को उड़ा दिया था। काले बादल घुमड़ रहे थे और बिजली आसमान में चमक रही थी, जैसे किसी अशुभ बात का संकेत दे रही हो।
ओम प्रकाश जी रसोई की छत को ठीक करने के लिए दौड़ रहे थे। प्रिया आंगन में सूख रहे कपड़े इकट्ठा कर रही थी। दोनों जल्दी में थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को चुपके से देखते और फिर जल्दी से मुड़ जाते। उस रात बिजली चली गई। बारिश मूसलाधार होने लगी। पुरानी खपरैल की छत पर पानी बरस रहा था और खिड़की के पास हवा की सीटी से पल्ले लगातार टकरा रहे थे। घर जैसे किसी अफरा तफरी में घिरा हुआ था, न केवल प्रकृति से बल्कि अंदर से भी। प्रिया अपने कमरे में तकिया पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें बरामदे में जलती मिट्टी के तेल की दीपक की लौ पर टिकी थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये साफ नहीं था कि बारिश और हवा की वजह से या ओम प्रकाश जी की वजह से, जो अभी अभी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर लकड़ी की मेज पर एक गर्म दलिया का कटोरा रख कर गए थे, बिना एक शब्द कहे। लेकिन ये उसके दिल को कंपाने के लिए काफी था। वो बाहर निकली, बारिश की बूंदें उसके गालों और बालों पर पड़ीं। ओम प्रकाश जी अभी भी वहां छोटी सी आग के पास खड़े थे। अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो उनके चेहरे पर तनाव और थकान देख सकती थी। अंदर आ जाओ बेटी, हवा बहुत तेज है, उन्होंने कहा। आपने दलिया खाया? उसने वापस पूछा। उसकी आवाज घैन गई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक लंबी खामोशी छा गई। मैं नहीं चाहती थी कि सब कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं बहुत थक गई हूं। प्रिया की आवाज कांप रही थी। ओम प्रकाश जी मुड़ गए, उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी। लेकिन क्या कर सकते हैं? आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। वो दौड़ कर आई और पहली बार खुद से उनका हाथ पकड़ लिया। ओम प्रकाश जी ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर बहुत देर तक स्थिर खड़े रहे। बारिश और तेज हो गई। बाहर तूफान था और छोटी सी रसोई के अंदर दो कांपते हुए इंसान आखिरी सीमा पर खड़े थे। प्रिया ने घेंटते हुए कहा, मैं ऐसे और नहीं जी सकती। मुझे प्यार चाहिए, मुझे एक कंधा चाहिए, भले ही ये दुनिया की सबसे गलत बात हो। ओम प्रकाश जी मुड़े। उनकी आंखें गीली थीं। यह साफ नहीं था कि बारिश की वजह से या किसी ऐसी चीज की वजह से जो अंदर टूट गई थी, जिसे अब रोका नहीं जा सकता था, सहा नहीं जा सकता था और न ही इनकार किया जा सकता था। और फिर उन्होंने आखिरी सीमा पार कर ली। एक तूफानी रात में बाहर तूफान था और अंदर दिलों में वो तूफान था जो महीनों की दबी हुई भावनाओं के बाद भड़क उठा था। प्यार एक बार जब वो तर्क और नैतिकता की बाधाओं को पार कर जाता है, तो उसे पनपने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, बस एक कमजोर पल की जरूरत होती है। और उस रात वे एक दूसरे के हो गए, रिश्ते में नहीं बल्कि दिल में, जहां कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। तूफान की रात के 3 दिन बाद आसमान फिर से अजीब तरह से साफ और नीला था। सूरज जल्दी निकल आया। आंगन के सामने बांस की टहनियों पर अटकी पानी की हर बूंद को चमका रहा था, लेकिन उस घर के अंदर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रिया हमेशा की तरह जल्दी उठी और खाना बनाया। ओम प्रकाश जी ने अभी भी आंगन में झाड़ू लगाई, पानी उबाला और चाय का सेट मेज पर करीने से रखा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन केवल वे ही जानते थे कि असली तूफान अभी भी अंदर सुलग रहा है। प्रिया बरामदे में आई, धीरे से दलिया का कटोरा मेज पर रखा। उसने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आवाज एक गहरी सांस की तरह धीमी थी। मुझे माफ कर दीजिए। ओम प्रकाश जी ने उसकी ओर नहीं देखा। उन्होंने बस धीरे धीरे जवाब दिया, अब माफी मत मांगो। जो हो गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। वो चुप हो गई। उसके दिल की सारी भावनाएं हजारों टुकड़ों में बिखर गईं। एक ही समय में राहत, शर्मिंदगी और इतनी उदासी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोए। ठीक उसी समय फोन की घंटी बज उठी। शांत माहौल में तेज और तीखी। यह प्रिया का पुराना फोन था, जिसे उसने खाने की मेज के पास शेल्फ पर रखा था। स्क्रीन पर वो नाम चमक रहा था जिसका वो अब इंतजार नहीं करती थी, राज। प्रिया सुन्न हो गई। उसका हाथ कुछ पल के लिए हवा में जम गया। फिर उसने धीरे धीरे सुनने का बटन दबाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हेलो राज। हाँ मैं हूं। दूसरी तरफ से एक फैक्ट्री का शोर आया, जहां राज जापान में काम कर रहा था।
तुम कैसी हो? बाबूजी कैसे हैं? एक साधारण सामान्य सवाल, लेकिन प्रिया के लिए इस समय ये एक ठंडे चाकू की तरह दिल में चुभ गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, बाबूजी भी ठीक हैं। और तुम? राज कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हंसा। मैं जल्द ही वापस आ रहा हूं, तुमसे और बाबूजी से एक बात करनी है। वापस? प्रिया ने लगभग एक प्रतिक्रिया के रूप में दोहराया। हाँ, शायद अगले महीने तक। किसी को मत बताना। मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूं। प्रिया ने फोन रख दिया। जब कॉल खत्म हुई, उसका शरीर जैसे खून से खाली हो गया हो। मैं जल्द ही वापस आ रहा हूं, तुमसे और बाबूजी से बात करनी है। ये शब्द उसके दिमाग में खतरे की घंटी की तरह गूंज रहे थे। वो मुड़ी और ओम प्रकाश जी की ओर देखा। वो अभी भी वहां स्थिर बैठे थे। जाहिर है उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। वो वापस आ रहे हैं, प्रिया ने कहा, जैसे उस बात की पुष्टि कर रही हो जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। ओम प्रकाश जी बिना कुछ कहे उठे, घर के अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। शाम को प्रिया अपनी सास की समाधि पर दिया जलाने के लिए मंदिर गई। वो घंटों तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रही, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां बैठने से इंसान अपने दिल की बात सबसे साफ सुन सकता है। लेकिन इस समय उसका दिल एक बाजार की तरह शोरगुल से भरा था। उसने राज के वापस आने के दिन के बारे में सोचा। वो उन्हें किस नजर से देखेगा और लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया, और सबसे बुरा अगर राज को पता चल गया कि उसके अपने पिता ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उसके साथ वो सीमा पार की थी। उस रात खाना हर दिन से पहले परोसा गया, लेकिन किसी ने नहीं खाया। ओम प्रकाश जी खाने की थाली को देखते रहे। हाथ में कटोरा था, लेकिन एक ने वाला भी नहीं लिया। शायद उन्होंने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, हमें सब कुछ बहुत देर होने से पहले रोक देना चाहिए। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसने ये सोचा था, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो उसका दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। रोकने से क्या, जो हो गया है वो मिट जाएगा बाबूजी। ओम प्रकाश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बहुत देर तक अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर आंगन में फिर से हवा चलने लगी। बांस के पत्ते बरामदे पर गिर रहे थे। प्रिया के दिल में एक नया तूफान उठना शुरू हो गया था। उस सुबह प्रिया आंगन में झाड़ू लगा रही थीं कि पड़ोसन सरिता जी, जो 3 घर दूर रहती थीं, दौड़ती हुई आईं। वही छोटा कद, सिर पर पुरानी फटी हुई टोपी। सरिता जी पत्थर की बेंच पर बैठ गईं, हाथ में पंखा हिलाते हुए, और हांफती हुई आवाज में बोलीं, हे भगवान, ये बात मैं कई दिनों से अपने पेट में रखे हुए हूं, अब कहे बिना नहीं रह सकती। प्रिया चौंक गई। उसने झाड़ू छोड़ दी। जी, क्या बात है चाची? सरिता जी ने चारों ओर देखा, जैसे डर हो कि कोई सुन न ले। फिर अपनी ब्लाउज की जेब से एक A4 कागज निकाला, जिसे 4 बार मोड़ा गया था। उन्होंने उसे प्रिया को एक रहस्यमयी नजर से दिया। इसे देख। देख तो पहचानती है क्या? प्रिया ने कागज खोला और एक पल के लिए उसका दिल जैसे रुक गया। तस्वीर में वो और ओम प्रकाश जी कस्बे के बाजार में एक साथ खड़े थे। ओम प्रकाश जी के हाथ में उसके लिए छाता था और वो थोड़ा झुकी हुई थी, उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। एक सामान्य सा पल, लेकिन दूर से खींची गई तस्वीर ने दोनों को अजीब तरह से करीब दिखाया। मुझे नहीं पता किसने खींची है, लेकिन कल किसी ने इसे हमारे गांव की बातें वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया। दसियों कमेंट आए हैं, सरिता जी ने फुसफुसाया। उनकी आंखों में जिज्ञासा के साथ साथ एक तरह की खुशी भी थी। लोग कह रहे हैं कि पति दूर गया है तो बहू घर पर ससुर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। समझी ना मेरी बात? प्रिया को लगा कि उसका सिर घूम रहा है, उसके कान सुन हो गए। उसे सरिता जी की बातें अब साफ सुनाई नहीं दे रही थीं। वो उठी, तस्वीर को मोड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। सरिता जी अभी भी कुछ कह रही थीं, लेकिन उसने अब ध्यान नहीं दिया। वो घर के अंदर गई, दरवाजा बंद किया और लकड़ी की दीवार से टिक गई। तस्वीर अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब ये एक चाकू की तरह लग रही थी, जो सीधे उसकी चमड़ी में घुस रहा हो। उसे नहीं पता था कि ये किसने खींची, और नहीं ये समझ में आया कि ये उसी समय क्यों हुआ। बस एक बार वो चावल खरीदने बाजार गई थी।
और ओम प्रकाश जी को डर था कि उसे लू न लग जाए, इसलिए उन्होंने छाता पकड़ लिया था। एक छोटा सा पल, लेकिन ये गपशप का विषय बनने के लिए काफी था। उसने उसी शाम वो तस्वीर ओम प्रकाश जी को दिखाई, उनके सामने। उसने कागज को मेज पर रख दिया, बिना कुछ कहे। उन्होंने उसे देखा और चुप हो गए। वे अब शक करने लगे हैं, उसने कहा, अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश कर रही थी। ओम प्रकाश जी ने चाय का कप उठाया, लेकिन उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उस रात के बाद पहली बार उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। उनकी नजर अब शांत नहीं थी, बल्कि चिंता से भरी थी। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रिया के इस वाक्य ने उन्हें सुन्न कर दिया। वो उसे रोकना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये स्वार्थी होने का समय नहीं है। मुझे माफ कर दो, अब माफी मत मांगिए। वो उदासी से मुस्कुराई। हम दोनों जानते हैं कि ये बात हमेशा के लिए नहीं छिप सकती। उस रात उसने अपना सामान पैक किया, बस कुछ कपड़े, एक डायरी और शादी की अंगूठी जो उसने राज के फोन आने के दिन ही उतार दी थी। उसने मेज पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट छोड़ा। मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ। जब राज भाई वापस आएं तो उनसे कहना कि मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए शांति चाहिए। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो आप अपना ख्याल रखना, प्रिया। ओम प्रकाश जी ने खत पढ़ा। उनकी आंखें लाल हो गईं। किसी ने उस अनुभवी आदमी के पहले आंसू को आखिरी पंक्ति पर गिरते हुए नहीं देखा। उसी समय एक दूर देश में राज नरीता हवाई अड्डे पर चेक इन काउंटर के सामने खड़ा था। उसके बैग में एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें एक नई जोड़ी अंगूठियां थीं। वो फीकी हंसी हंसा। तुम बहुत हैरान होगी प्रिया, ये तोहफा तुम कभी सोच भी नहीं सकती। सुबह का मौसम उदास था। आसमान पर भूरे बादल छाए हुए थे, जैसे किसी आने वाली मुसीबत का संकेत दे रहे हों। एक 4 सीटों वाली टैक्सी गांव के गेट पर रुकी। दरवाजा खुला, राज नीचे उतरा। कंधे पर बैग, हाथ में एक बड़ा सा तोहफे का थैला और होठों पर एक फीकी मुस्कान। उसने एक गहरी सांस ली। घर की वही जानी पहचानी हवा जिसे उसने परदेश के शुरुआती दिनों में बहुत याद किया था। लेकिन न जाने क्यों आज इसमें कुछ अलग था। बहुत खामोश, बहुत ठंडा। कोई भी गुजर नहीं रहा था, कोई नमस्ते नहीं कर रहा था। गांव जैसे खुद में सिमट गया था, जैसे कुछ ऐसा छिपा रहा हो जिसे वो दिखाना नहीं चाहता। राज घर के आंगन में दाखिल हुआ। गेट वही पुराना लकड़ी का था जिसे उसने शादी के पहले साल खुद ही रंगा था, लेकिन अब पेंट उखड़ गया था और समय के निशान हर लकड़ी के रेशे पर झुर्रियों की तरह साफ दिख रहे थे, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। बाबूजी, उसने जोर से पुकारा। दरवाजा धकेलते हुए अंदर घुसा। मैं आ गया। घर में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं। राज रसोई में गया, खाली। बैठक में गया, कोई नहीं। आखिर में ओम प्रकाश जी बरामदे के पीछे से निकले। हाथ में एक गमले के पौधे को पोंछने वाला कपड़ा था। उन्होंने राज को देखा, कुछ सेकंड के लिए रुक गए, फिर सिर हिलाकर नमस्ते किया। बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखे। हाँ, तुम आ गए? मुझे लगा आप और हैरान होंगे। राज धीरे से हंसा, अपना बैग नीचे रखते हुए। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। प्रिया कहाँ है बाबूजी? खामोशी। ओम प्रकाश जी ने कपड़ा मेज पर रखा, धीरे धीरे जवाब दिया, वो यहां नहीं है। राज ने भौहें सिकोगी। कहाँ गई? उसने कहा, उसे इस शादी के बारे में सोचना है। ये वाक्य सीने पर एक मुक्के की तरह लगा। राज कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें हैरानी से शक में बदल गईं। आप क्या कह रहे हैं? प्रिया कहाँ गई? अचानक चली गई? ओम प्रकाश जी चुप रहे, कोई और सफाई नहीं दी। लेकिन इसी खामोशी ने राज को महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने और अपनी पत्नी के पुराने कमरे में गया। कमरा वैसा ही था, बस खाली था। अलमारी आधी खाली थी, पर्दे हटा दिए गए थे। छोटी सी घड़ी जो प्रिया ने बिस्तर के पास टांगी थी, वो भी गायब थी। राज नीचे आया, मेज पर रखा गिलास उठाया, उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे सच बताइए बाबूजी, क्या हुआ है? क्या आप दोनों में झगड़ा हुआ था? ओम प्रकाश जी ने गहरी सांस ली, एक बहुत गहरी सांस, जैसे वो अपने अंदर महीनों से दबी हुई सारी बातें बाहर निकालना चाहते हों।
फिर वो उठे, अपने कमरे में गए, दराज से एक कागज निकाला। ये प्रिया का हाथ से लिखा हुआ खत था। राज ने एक सांस में पढ़ा। आखिरी पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा काला पड़ गया। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो आप अपना ख्याल रखना, उसने दोहराया। उसकी आंखें उग्र हो गईं। इस लाइन का क्या मतलब है? ओम प्रकाश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, राज ने जैसे खुद को तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं इसका आपसे तो कोई लेना देना नहीं है? पहली बार ओम प्रकाश जी ने सिर उठाकर सीधे अपने बेटे की आंखों में देखा। अब अंदाजे मत लगाओ, बस याद रखना कि मुझे माफ कर दो। ये जवाब न तो पुष्टि थी न ही इनकार, लेकिन ये काफी था। राज ने कागज को मेज पर फेंक दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, दोनों हाथ मुट्ठी में भींच गए। तो जो लोग इंटरनेट पर अफवाहें फैला रहे थे वो सच है, आप और प्रिया? ओम प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा। एक जानलेवा खामोशी घर पर छा गई। राज रूखी हंसी हंसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं परदेश में काम करने गया ताकि अपनी पत्नी को घर पर छोड़ सकूं, और उसे छीनने वाला मेरा अपना बाप निकला। ओम प्रकाश जी ने दोनों हाथ भींच लिए, सिर झुकाकर बैठ गए। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन मेरे पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं आपको दोष देना चाहता हूं तो दूंगा। राज एक कदम पीछे हटा। उसका चेहरा अब गुस्से में नहीं बल्कि खाली था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बचपन से लेकर आज तक जिस चीज को मैं कभी नहीं खोने के बारे में सोच सकता था, वो आप पर मेरा विश्वास होगा। वो घर से बाहर निकल गया, दरवाजा खुला छोड़ गया, और उसके भारी कदमों की आवाज गांव की सड़क पर दूर तक गूंजती रही। आसमान अभी भी भूरा था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों के दिल टूट चुके थे। रात जल्दी हो गई। बारिश के बाद गांव शांत था। बस झाड़ियों में झींगरों की आवाज आ रही थी। हवा ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सरसरा रही थी। उस 3 कमरों वाले घर में जो कभी शांति का ठिकाना हुआ करता था, अब एक ही खून के 2 आदमियों के बीच एक खामोश जंग छिड़ी हुई थी। राज रात के करीब 9 बजे वापस आया। उसका चेहरा लोहे की तरह ठंडा था और शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, न ही हमेशा की तरह अपने पिता को नमस्ते किया। बस चुपचाप एक कुर्सी खींची, बैठ गया, पानी पिया। उसकी आंखों में हिसाब किताब था। ओम प्रकाश जी भी सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। दोपहर की बातचीत के बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया था, बस एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठे थे। उनके अंदर एक पिता की सहज वृत्ति और एक ऐसे आदमी के अपराध बोध के बीच लड़ाई चल रही थी। आज तुम कहाँ थे? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। चाचा के घर, राज ने जवाब दिया। उसकी आंखें आंगन की ओर थीं। और मैंने बहुत कुछ सुना। ओम प्रकाश जी ने सिर हिलाया। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानते थे कि असली तूफान अब इसी घर के अंदर आने वाला है। मैं वकील से भी मिला था, राज ने आगे कहा। उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी का कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है तो इस दौरान प्रिया के किसी भी संबंध को वैवाहिक नैतिकता का उल्लंघन माना जा सकता है, यहां तक कि आप पर भी मुकदमा हो सकता है। ये वाक्य धमकी नहीं थी, बल्कि एक चाकू की तरह सीधे ओम प्रकाश जी के दिल में चुभ गया। उन्होंने सिर नहीं उठाया, लेकिन उनका सीना धड़क रहा था। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भारी थी। लेकिन प्रिया अकेली गलत नहीं है। अकेली गलत नहीं है? राज उठ खड़ा हुआ, दहाड़ा। तो आप मानते हैं? उनकी खामोशी ही जवाब थी। राज आगे बढ़ा, हर शब्द चबाते हुए। पिछले कुछ सालों से मैं परदेश में मेहनत कर रहा हूं, ठीक से खा नहीं रहा, सो नहीं रहा, महीने में 3 बार पैसे भेजता हूं, और यहां आप मेरी पत्नी के पास रहे और उसके साथ सो भी गए। एक थप्पड़ तेजी से पड़ा। ओम प्रकाश जी का नहीं, बल्कि राज का। वो एक तरफ गिर गए, मेज के कोने से टकरा गए। एक होंठ फट गया, खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने ना तो चिल्लाया ना ही बचे। वो सीधे बैठे, अपनी पुरानी शर्ट के आस्तीन से खून पोंछा और फिर चुपचाप खड़े हो गए। तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम नफरत करना चाहते हो तो मुझसे और खुद से भी नफरत करो।
राज रूखी हंसी हंसा, उसकी आंखें जंगली हो गईं। आपका क्या मतलब है? ओम प्रकाश जी मुड़े। अपने बेटे को ऐसे देखा जैसे जिंदगी में आखिरी बार देख रहे हो। जब से तुमने प्रिया से शादी की है, तुमने उसे अपनी आत्मा से छोड़ दिया है। क्या तुम्हें याद है कि शादी के कितने दिन बाद तुम जापान गए थे? क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुमने उसे कब फोन किया था? तुम भविष्य के लिए गए थे, लेकिन उसे पैसे ही नहीं, प्यार भी चाहिए था। ओम प्रकाश जी ने सीधे कहा, अगर तुम उससे काफी प्यार करते तो कोई भी, यहां तक कि मैं भी, बीच में नहीं आ सकता था। राज लड़खड़ाकर पीछे हटा, जैसे ये शब्द उस थप्पड़ से भी ज्यादा दर्दनाक हों। वह हांफने लगा। मेज पर जोर से हाथ मारा। तो अब आप क्या चाहते हैं? प्रिया से शादी करके पति पत्नी की तरह रहना, उसे रिश्तेदारों के पास ले जाकर घोषणा करना, ये मेरे बेटे की पूर्व पत्नी है, अब मेरी पत्नी है? नहीं। ओम प्रकाश जी पहली बार चिल्लाए, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि तुम समझो कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सब कुछ एक गलती थी, एक बड़ी गलती, जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी ढूंढूंगा। माहौल खामोश हो गया। राज कुर्सी पर गिर पड़ा, सिर पकड़कर, जैसे कोई दिशाहीन व्यक्ति हो। बुदबुदाया, ये कैसा अजीब परिवार है। ओम प्रकाश जी मुड़े, अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। ताला नहीं लगाया, लेकिन वो दरवाजा पिता और पुत्र के बीच जीवन में पहली बार सचमुच बंद हो गया था। प्रिया अक्टूबर की एक दोपहर को वापस आई, बिना बताए, बिना फोन किए, बिना सामान के। बस एक पुराना बैग, लंबे बाल जो उसके दुबले पतले चेहरे को छिपा रहे थे। वो अपने ससुराल के गेट के सामने खड़ी थी, या शायद उसे पुराना घर कहना चाहिए। बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही, जैसे दरवाजा खटखटाने या वापस जाने के बीच हिचकिचा रही हो। लेकिन अंत में उसने गेट धकेला और अंदर आ गई। कब्जे की आवाज एक सूखी, जंग लगी ध्वनि के साथ आई, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। सबसे पहले ओम प्रकाश जी बाहर आए। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे के सामने खड़े रहे, जो अनंत काल जैसा लगा। कोई हंसा नहीं, कोई रोया नहीं, लेकिन उस आदमी की आंखों में एक कड़वी राहत थी, जैसे वो अभी अभी फिर से जी उठा हो और साथ ही एक बार और मर गया हो। तुम ठीक हो बेटी? उनकी आवाज भारी हो गई थी। मैं ठीक हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखें जमीन पर थीं। तुम वापस क्यों आई? क्योंकि मैं हमेशा के लिए नहीं भाग सकती, उसने जवाब दिया। मुझे पता है कि राजभाई वापस आ गए हैं। उन्होंने सिर हिलाया। माहौल इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। राज अंदर से बाहर आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखों में नींद की कमी और दबा हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। आ गई? राज ने पूछा। उसकी आवाज चाकू की तरह तेज थी। प्रिया ने उसे देखा, सिर हिलाया। वो जानती थी कि सब कुछ शुरू होने वाला है या खत्म होने वाला है। तुम यहां क्या करने आई हो? राज आगे बढ़ा, उसकी आवाज ऊंची होती गई। इस घर में मेरे पिता के साथ रहने के लिए, या ये देखने के लिए कि मैं कैसे टूट गया हूं? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राज को देखा, जो कभी उसका पति था, उसका युवावस्था था, उसका सहारा था, लेकिन अब सब कुछ टुकड़ों में बिखर गया था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ नफरत और तिरस्कार था। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन आपको मेरा इस तरह अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा कोई अधिकार नहीं है, राज हंसा। तुमने मेरे पिता के साथ मुझे धोखा दिया और अब अधिकारों की बात कर रही हो। इस बार ओम प्रकाश जी आगे आए, दोनों के बीच खड़े हो गए। बस करो राज, आप अभी भी उसका पक्ष ले रहे हैं। राज दहाड़ा, आप अभी भी एक धोखेबाज औरत का पक्ष ले रहे हैं, भले ही वो मेरे बेटे की पत्नी हो, क्योंकि वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। ओम प्रकाश जी ने धीरे धीरे कहा। हर शब्द दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। जिस पल तुमने उसे छोड़ दिया, तुम अब एक सच्चे पति नहीं रहे। माहौल खामोश हो गया। प्रिया एक कदम पीछे हटी। वो नहीं चाहती थी कि ये झगड़ा आगे बढ़े। वो राज की ओर मुड़ी। मैं सब कुछ खत्म करने के लिए वापस आई हूं। क्या मतलब? राज ने भौहें सिकोड़ी। मैं तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दूंगी। मैं ये घर छोड़ दूंगी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को लोगों के लिए पत्थर फेंकने का निशाना नहीं बनने दूंगी। तो फिर राज ने जोर से कहा, तुम सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करने आई हो। उसने पहली बार उसे सीधे देखा। मैं हम तीनों को आजादी देने के लिए वापस आई हूं। इस वाक्य ने राज और ओम प्रकाश जी दोनों को चुप करा दिया। प्रिया ओम प्रकाश जी की ओर मुड़ी। उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको अपराध बोध में जीने पर मजबूर किया। ओम प्रकाश जी ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन कुछ कह नहीं सके। बस चुपचाप सिर हिला दिया, जैसे बिना शब्दों के विदाई दे रहे हों। कल मैं चली जाऊंगी, उसने कहा, फिर मुड़ी और अपने पुराने कमरे में चली गई। दरवाजा धीरे से बंद कर लिया, जैसे वो कभी वापस आई ही ना हो। उस रात 3 लोग एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन 3 बंद दरवाजे 3 असंबंधित दुनिया की तरह थे। किसी ने रात का खाना नहीं खाया, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन हर किसी के दिल में एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। वो औरत वापस आई थी, किसी को चुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस पापपूर्ण रिश्ते से खत्म करने के लिए जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया था। अगली सुबह सूरज चमक रहा था, लेकिन हवा अभी भी ठंडी थी। एक ऐसी ठंडक जो हवा से नहीं बल्कि उस खामोशी से आ रही थी जो उस घर में फैली हुई थी। प्रिया बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने अपने बचे हुए कुछ कपड़े पुराने बैग में रखे। मेज पर उसने तलाक के कागजों पर दस्तखत करके रख दिए थे। कोई आंसू नहीं, कोई झिझक नहीं। सब कुछ पिछली रात तय हो चुका था। जब वो बैग लेकर आंगन में निकली तो सूरज गांव के आखिरी बांस के झुरमुट से ऊपर उठ रहा था। दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। वो रोज की आवाज आज एक खामोश विदाई गीत की तरह लग रही थी। पुराना लकड़ी का गेट खुला। प्रिया बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने बाहर से कुंडी लगाई, पीछे से एक गहरी भारी आवाज आई, तुम सच में जा रही हो बेटी? वो रुक गई। ये ओम प्रकाश जी थे। उसने सिर नहीं घुमाया, बस धीरे से जवाब दिया, मुझे जाना होगा। यहां रहने का अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह विदाई देने के लिए तैयार नहीं हूं। इस बार वो मुड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिल कभी इतना मजबूत नहीं होना चाहता था। बाबूजी, मुझे और मुश्किल में मत डालिए। सब कुछ यहीं खत्म होता है। ओम प्रकाश जी आगे बढ़े। उन्होंने न तो कोट पहना था, न ही जूते, बस एक पुराना सादा कपड़ा और नंगे पैर ठंडी जमीन पर। लेकिन उनकी आंखें, वे आंखें अभी भी वैसी ही थीं जिन्होंने प्रिया के दिल को पहली बार तब सिकोड़ दिया था जब उन्होंने बारिश से भीगे उसके बालों को पोंछा था। अगर तुम चली गई तो मुझे पता है कि मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कैसा मौका? गलती सुधारने का, तुम्हें ठीक से प्यार करने का। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा, आप भी ये जानते हैं। ओम प्रकाश जी करीब आए, बहुत करीब, जब तक कि उन्हें छूने में सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मुझे उनकी स्वीकृति नहीं चाहिए, बस तुम्हारी माफी चाहिए। वो मुड़ गई। उसका दिल धड़क रहा था। शांत रहने की सारी कोशिशें ढह गईं। बेहोश होने से लेकर बारिश में पीठ पर उठाए जाने तक की यादें, चाय के कप के पास कोमल नजरों से लेकर वर्जित चुंबन तक, हर टुकड़ा ज्वार की तरह वापस आ रहा था। उसने भूलने की कोशिश की थी, लेकिन भूलना और छोड़ना अलग अलग बातें हैं। और जब उसने गेट से बाहर निकलने के लिए एक और कदम बढ़ाया, तो पीछे से एक हाथ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मजबूत, गर्म और कांपता हुआ। वही जाना पहचाना हाथ। मत जाओ, सिर्फ 2 शब्द। लेकिन ये वे 2 शब्द थे जिन्हें उन्होंने हफ्तों से अपने दिल में दबा रखा था। वो चुपचाप खड़ी रही, सिर नहीं घुमाया। उनका हाथ अभी भी उसे कस कर पकड़े हुए था, जैसे कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो वो सब कुछ खो देंगे। मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने आगे कहा। लेकिन अगर मैं तुम्हें इस तरह जाने दूंगा तो मुझे पता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी पछताऊंगा। प्रिया मुड़ी। उसके आंसू बिना रुके गिर रहे थे। मैं वापस नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, जो हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उन्होंने जवाब दिया। तुम जहां भी जाओगी, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। परेशान नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा,
बस तुम्हें शांति से जीते हुए देखना चाहता हूं। वो रो पड़ी, लेकिन इस बार ये दर्द का रोना नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का रोना था जो बहुत लंबे समय से मजबूत दिखने का नाटक कर रहा था। उनका हाथ अभी भी उसका हाथ कस कर पकड़े हुए था। उसे खींचने के लिए नहीं, उसे मजबूर करने के लिए नहीं, बस एक आखिरी संकेत के रूप में। अगर तुम अकेले आगे नहीं बढ़ सकती तो मुझे उस अपराध का एक हिस्सा अपने साथ उठाने दो। कुछ हाथ पकड़ने किसी को वापस लाने के लिए नहीं होते, बल्कि उस व्यक्ति के साथ आगे चलने के लिए होते हैं, एक ऐसी सड़क पर। भले ही वो उबड़ खाबड़ हो, भले ही कोई आशीर्वाद न दे। एक हफ्ते बाद जिस दिन प्रिया वापस आई और लगभग हमेशा के लिए चली गई थी, गांव में फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं, जैसे शांत झील पर लहरें उठ रही हों। पहले तो बस कुछ जिज्ञासु नजरें थीं, फिर जब भी वो गुजरती तो पीठ पीछे कानाफूसी होती। बहू पति के विदेश जाने पर ससुर के साथ घर पर, ये कहानी महीनों से गपशप का विषय बनी हुई थी। अब इसे अलग अलग संस्करणों में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। वो गर्भवती है, राज के जाने से पहले ही वे साथ सोते थे। ओम प्रकाश को जवान लड़की पसंद है, इसलिए उसने बहू से शादी करने के लिए मजबूर किया। किसी ने पुष्टि नहीं की, किसी ने सामने नहीं कहा, लेकिन हर कोई मानता था कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। प्रिया खामोशी से चलने की कोशिश करती, हमेशा की तरह बाजार जाती, सब्जी मछली खरीदती, लेकिन हर बार लौटते समय ऐसा लगता जैसे वो तेज चाकुओं के जंगल से गुजरी हो। उसकी ओर फेंकी गई हर नजर उसके स्वाभिमान पर एक घाव की तरह लगती थी। ओम प्रकाश जी वैसे ही थे, चुपचाप बगीचे की देखभाल करते, खाना बनाते, आंगन में झाड़ू लगाते, लेकिन अब उनकी आंखों में शांति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का धैर्य था जो पत्थर खाने के लिए तैयार था। उन्होंने गांव वालों को दोष नहीं दिया, उन्हें बस इस बात का अफसोस था कि लोगों के दिल उन बातों से कितनी आसानी से बहक जाते हैं जिन्हें वे कभी पूरी तरह नहीं समझते। राज अलग था, वो नियंत्रण खोने लगा था। वो गांव के शराब खाने में घूमता, किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए ढूंढता। कई बार वो चौराहे पर चिल्लाता, मेरे पिता और मेरी पत्नी, उन दोनों ने मुझे धोखा दिया। सबने सुना। लोग चुप रहते, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, क्योंकि गहराई में बहुत से लोग सच में ऐसा ही मानना चाहते थे। एक शाम ओम प्रकाश जी ने प्रिया को कमरे में बुलाया। मेज पर एक फाइल थी जिसके अंदर विवाह पंजीकरण के फॉर्म थे। अगर तुम सहमत हो तो मैं चाहता हूं कि हम शादी कर लें। प्रिया सुन्न हो गई। आप पागल हो गए हैं क्या? उसने फुसफुसाया। इस समय जब लोग हमें चीरने के लिए तैयार हैं, इसीलिए हमें सीधे सीधे, बिना छिपे, बिना चोरी छिपे और दोषियों की तरह नहीं जीना चाहिए। ओम प्रकाश जी ने फाइल पर हाथ रखा। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन अगर तुम रुकने का फैसला करती हो तो मुझे तुम्हें एक पहचान देने दो, ताकि अगर कोई गाली दे तो दोनों को दे, किसी को तुम्हें बहू कहने का अधिकार न हो। प्रिया बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया, इतना धीरे कि आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन ओम प्रकाश जी को पता चल गया कि वो मान गई है। शादी एक शाम को हुई। कोई पान सुपारी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई दावत नहीं, बस दो लोग, एक पंजीकरण का कागज, एक पुरानी लकड़ी की मेज और एक खामोश वादा। आज से चाहे लोग हमसे घृणा करें, मैं तुम्हारा हाथ इस रास्ते पर अंत तक पकड़े रहूंगा। उन्होंने दस्तखत किए। किसी ने शादी के कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन दोनों को हल्का महसूस हुआ, क्योंकि आज से वे सच्चाई के साथ जी रहे थे, छिप कर नहीं। विवाह प्रमाण पत्र हाथ में लेकर ओम प्रकाश जी ने धीरे से कहा, ये किसी को चुनौती देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। प्रिया रोई, खुशी के लिए नहीं, बल्कि ये जानकर कि इस प्यार को कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अफवाह तेजी से फैली। एक हफ्ते बाद लोगों ने एक गुमनाम फेसबुक अकाउंट पर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की तस्वीर देखी। जनता में उबाल आ गया। पूरा गांव हिल गया। कुछ लोग नाराज थे, कुछ कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग चुप थे और उस घर की ओर देखकर गहरी सांस ले रहे थे। शायद उन्हें सच में एक दूसरे की जरूरत है।
हर शादी को तालियों की जरूरत नहीं होती। कुछ शादियां सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि दो लोग तूफान के बीच खड़े होकर एक दूसरे से कह सकें, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, भले ही पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले। सर्दियों की एक सुबह प्रिया को ठंडी टाइलों पर पैर रखते ही उबकाई आई। उसने सोचा कि उसे ठंड लग गई है या लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जब लगातार 3 दिनों तक वो कुछ नहीं खा सकी, शरीर थक गया और सिर चकराने लगा, तो वो चुपचाप गांव के स्वास्थ्य केंद्र गई, जहां कम लोग ध्यान देते थे और कम बातें होती थीं। नर्स ने टेस्ट का रिजल्ट दिया, धीरे से मेज पर रखा। बधाई हो, आप 6 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती हैं। उस काले और सफेद कागज को पकड़ते ही प्रिया के हाथ कांप उठे। इस समय एक बच्चा उसके लिए, उस आदमी के लिए जो उसका पूर्व ससुर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या हंसे। उसका सिर घूम रहा था। घर का पूरा रास्ता जैसे सपने में तय किया हो। उसने अपना पेट पकड़ा। पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके अंदर एक छोटा सा जीव धीरे धीरे आकार ले रहा है। उस रात वो ओम प्रकाश जी के पास पीली मिट्टी के तेल की दीपक की रोशनी में बैठी थी। बाबूजी, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूं। ओम प्रकाश जी पत्थर की तरह जम गए। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? उसने दोहराया। उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बैठ गए। उनके हाथ एक दूसरे में कसकर बंधे थे, कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये बच्चा मेरा है। उसने सिर हिलाया और उसी समय ओम प्रकाश जी ने धीरे से सिर झुका लिया। उनका चेहरा 10 साल और बूढ़ा लग रहा था। उन्होंने बधाई नहीं दी, कोई मुस्कान नहीं दी, बस एक गहरी सांस ली। इस बच्चे को शायद कोई स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हर शब्द भारी था। ये पैदा होते ही अपने कंधे पर एक दोष लेकर आएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? उसने पूछा। उसकी आंखें लाल थीं। इसे गिरा दूं? जैसे ये कभी दुनिया में था ही नहीं। मैं तुम पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं कर सकता, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मुझे डर है, मेरे पास तुम्हें और बच्चे को बचाने की ताकत नहीं है। तो आप इसे नकार रहे हैं, प्रिया चिल्लाई, खुद को रोक नहीं सकी, जैसे ये पूरी दुनिया मेरे प्यार को नकार रही है। नहीं, वो उठ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल थीं। मैंने तुम्हें कभी नहीं नकारा, लेकिन मुझे डर है बेटी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खामोशी में, नियमों ने जी है। अब तो पिता बनने के अधिकार के लिए भी मुझे लगता है कि मैं लायक नहीं हूं। घर में हवा भारी हो गई। बाहर हवा बरामदे से गुजरी। कुछ सूखी पीली पत्तियां अपने साथ ले गईं। प्रिया ने अपना पेट पकड़ा। उसकी आंखें अंधेरे आंगन की ओर थीं। अगर आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं अकेले करूंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, भले ही मुझे ये जगह हमेशा के लिए छोड़नी पड़े। ओम प्रकाश जी आगे बढ़े और उसका कंधा पकड़ा। मुझे बस समय चाहिए बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। लेकिन उसने उनका हाथ हटा दिया। पहली बार उसे लगा कि वो सच में अकेली है। यहां तक कि वो आदमी जिसने हर तूफान में मजबूती से उसका हाथ थामा था, अब वो भी अपने पेट में एक छोटे से जीव का सामना करते हुए पीछे हट रहा था। अगले दिन राज आया। उसे ये बात सरिता जी से पता चली, जो हमेशा गांव में होने वाली हर बात सुन लेती थीं। राज ने दरवाजा जोर जोर से पीटा। दरवाजा खोलो, बाहर आओ बाबूजी। ओम प्रकाश जी ने दरवाजा खोला। राज अंदर घुसा, सीधे उनकी ओर इशारा करते हुए, आप फिर से बाप बनने वाले हैं, मेरे पिता। मेरी पत्नी के साथ फिर से पिता बनने वाले हैं। वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है, उन्होंने शांति से जवाब दिया। और बच्चे का कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? राज दहाड़ा। मेरा, क्योंकि मैंने तुम दोनों पर विश्वास किया। या मेरी मां का, क्योंकि वो इतनी जल्दी मर गईं कि ये घिनौनी बात देखने से बच गईं। आखिरी वाक्य ने ओम प्रकाश जी को हिला दिया, जैसे उन पर आसमान से बिजली गिरी हो। लेकिन उन्होंने ना तो जवाब दिया, न ही प्रतिक्रिया की। बस प्रिया कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपना हाथ पेट पर रखा। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो अपनी मां का अपमान मत कीजिए। वो इस कीचड़ में घसीटे जाने के लायक नहीं है। और ये बच्चा खून का रिश्ता है। अगर आप इससे प्यार नहीं करते तो इसे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन जब ये अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है,
तो इसे श्राप मत दीजिए। किसी ने और कुछ नहीं कहा। राज चला गया। ओम प्रकाश जी वहीं खड़े रहे और प्रिया पहली बार उसे लगा कि वो उस घर में किसी से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी। एक उदास दोपहर, तनाव के दिनों के बाद, प्रिया ने अपनी सास के पुराने कमरे को साफ करने का फैसला किया। शांति जी, वो महिला जो कई साल पहले गुजर चुकी थीं, लेकिन घर के हर कोने में मौजूद थीं। फूलों की कढ़ाई वाले पुराने पर्दे से लेकर लकड़ी की दीवार पर लटकी फीकी पड़ चुकी शादी की तस्वीर तक। जब प्रिया बिस्तर के पास लकड़ी की अलमारी की धूल साफ कर रही थी, तो उसे अचानक एक छोटा सा पुराना डिब्बा मिला, जो नीचे की दराज में ऊनी कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा हुआ था। लकड़ी का डिब्बा फीका पड़ गया था, ताला जंग खा गया था, लेकिन बंद नहीं था। वो कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर ढक्कन खोला। अंदर कुछ छोटी मोटी चीजें थीं। एक चांदी का हेयर क्लिप, एक इत्र की शीशी जिसकी खुशबू उड़ चुकी थी, एक सख्त जिल्द वाली नोटबुक और एक खत जिसे 2 बार मोड़कर पुराने टेप से चिपकाया गया था। लिफाफे के बाहर तिरछी लिखावट में लिखा था, अगर किसी दिन तुम्हें ये मिले तो ध्यान से पढ़ना और रोना मत। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खत खोला। खत लंबा नहीं था, लेकिन हर शब्द उसके दिमाग में गहराई से उतर गया। शायद जब तुम ये खत पढ़ रही हो तो मैं नहीं रहूंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अपने साथ कब्र में नहीं ले जाना चाहती। मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। प्रिया का पूरा शरीर जैसे जम गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसकी आंखें अगली पंक्तियों पर गईं। तुम अपने पिता ओम प्रकाश और एक औरत जिसका नाम रेखा था के बीच एक गलत रिश्ते का नतीजा हो। वे मेरे आने से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार के विरोध के कारण वे अलग हो गए। कई सालों बाद जब तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी कर ली, तो वो अचानक तुम्हें गेट के सामने छोड़कर गायब हो गईं। तुम्हारे पिता सच बताने की हिम्मत नहीं कर सके। मैं भी बहुत गुस्से में थी, दुखी थी, लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम बड़ी हुई, मुझे मां कहती थीं, ओम प्रकाश को पिता और राज को पति, लेकिन ये नहीं जानती थीं कि राज और तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। प्रिया के सिर पर एक चक्कर आया। वो जोर जोर से रो पड़ी, दर्द के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जिन चीजों से वो नफरत करती थीं, जिन पर वो खुद को कोसती थी, वे सब एक भयानक ज्वार की तरह ठह गईं। राज उसका सगा भाई नहीं था, वो खून की बहू नहीं थी, तो इतने समय तक उसने क्या सहा था? मैं सौतेली बेटी हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, गला घिण गया। खत एक जल्दबाजी में लिखी गई पंक्ति के साथ खत्म हुआ। तुम्हें सच जानने का अधिकार है, लेकिन अपने पिता को दोष मत देना। उन्होंने पूरी जिंदगी कर्तव्य के लिए जी है, प्यार के लिए नहीं। अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें माफ कर देना, क्योंकि वो कोई और नहीं, हमेशा तुम्हारी मां ही थी, तुम्हारी सगी मां, जिसे तुम कभी नहीं जान पाई। प्रिया ने खत को मोड़ा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो कमरे से बाहर निकली, आंसू बह रहे थे। ओम प्रकाश जी बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखें दूर कटे हुए धान के खेतों की ओर देख रही थीं। बाबूजी, उसने हेंगती हुई आवाज में पुकारा। वो मुड़े, उसे खत हाथ में लिए देखा। उसका चेहरा सफेद था। उनकी आंखें झुक गईं, जैसे सब कुछ समझ गए हों। उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। मुझे तुम्हें ये बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझसे, अपनी मां से और उस जिंदगी से नफरत करोगी जिसने तुम्हें गोल गोल घुमाकर वहीं वापस ला दिया जहां तुम हमेशा से थीं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो घुटनों के बल बैठ गईं और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। मैं अब आपको दोष नहीं देती, लेकिन मुझे जानना है कि क्या आप मेरी मां से प्यार करते थे? उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, धीरे से सिर हिलाया। मैंने सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया, और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ढलते सूरज की रोशनी में बाप बेटी चुपचाप बैठे रहे। सभी दीवारें, रिश्ते, खून और पूर्वाग्रह ढह गए, और उन दुखों की राख के बीच एक अजीब बात हुई। प्रिया को हल्का महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि अतीत मिट गया था, बल्कि इसलिए कि आखिरकार उसे पता चल गया था
कि वो कौन है। जिस दिन प्रिया को अपनी दिवंगत मां का खत मिला, उसके 3 दिन बाद भी वो उस मानसिक आघात से उभर नहीं पाई थी। वो और ओम प्रकाश जी लगभग एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वो अब उन्हें बाबूजी कहकर बुलाने लगी थी। एक ऐसा संबोधन जिसमें अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण स्वीकृति थी। दोनों अभी भी चुपचाप जी रहे थे, समाज की आलोचना से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर का तूफान अभी थमा नहीं था। प्रिया के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में अफवाहें पूरे गांव में फैल गईं। कुछ लोग तरस खाते, कुछ तिरस्कार करते, और कुछ ऐसे भी थे जो इस कहानी को चाय की दुकानों पर मजाक का विषय बनाते। और फिर जैसे पानी सर से ऊपर चला गया हो, राज ने मुकदमा दायर कर दिया जिला अदालत में। उसमें राज ने अपने पिता ओम प्रकाश पर अपनी पूर्व पत्नी के साथ अनाचार का आरोप लगाया। उसने नई शादी की कानूनी वैधता को रद्द करने की मांग की। साथ ही अपने और अपनी दिवंगत मां के सम्मान को वापस पाने की घोषणा की। जब प्रिया ने एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा चुपके से दिए गए उस मुकदमे की फोटोकॉपी अपने हाथ में ली, तो वो सुन्न हो गई। वो आपको अदालत में घसीटना चाहता है? उसने गहनती हुई आवाज में पूछा। वो इस परिवार से अपना नाम मिटाना चाहता है? ओम प्रकाश जी ने जवाब दिया। उनकी आंखें नींद की कमी से धंस गई थीं। वो सब कुछ नष्ट करना चाहता है, यहां तक कि खुद को भी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा और बच्चे को भी नाजायज होने का तमगा मिलेगा, उसने अपना हाथ पेट पर रखते हुए कहा। ओम प्रकाश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूर सफेद बगलों को खेतों की ओर उड़ते हुए देखते रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, प्रिया ने जैसे कसम खाते हुए कहा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत जाऊंगी। मैं सब कुछ बताऊंगी, मां के बारे में, खत के बारे में, सच्चाई के बारे में। लेकिन ओम प्रकाश जी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक बार और बदनाम नहीं होने दूंगा। फिर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शांति जी की सगी बहन, जो 30 किलोमीटर दूर एक वृद्धाश्रम में रहती थीं, अचानक गांव आईं और गंभीर चेहरे के साथ ओम प्रकाश जी के घर पहुंची। मैंने सब सुन लिया है, उन्होंने कहा, और मेरे पास उस खत की एक कॉपी है। मैंने ही शांति को वो लिखने में मदद की थी, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन बड़ी होकर ये लड़की तुमसे नफरत करेगी। प्रिया चौंक गई। इस लड़की का कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस आदमी का नाम लिया जाना चाहिए वो उसकी सगी मां के गायब होने के पीछे है। उनकी आवाज धीमी हो गई। एक आदमी जिसका नाम वल्लभ था। ओम प्रकाश जी और प्रिया ने एक साथ ऊपर देखा। कौन वल्लभ? वही राज के नाना, उन्होंने जवाब दिया, जिसने सालों पहले ओम प्रकाश को रेखा से अलग होने के लिए मजबूर किया था। उसी ने रेखा को बदनाम करने वाला खत फैलाया था, जिससे उसके परिवार को अपना घर-बार बेचकर गांव छोड़ना पड़ा और वे गायब हो गए। इसके बाद खामोशी छा गई। प्रिया कुर्सी पर गिर पड़ी, कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि जिस व्यक्ति ने उसकी सगी मां को जीवन भर अंधेरे में धकेला, वो उसी व्यक्ति का दादा था जो कभी उसका पति था। ओम प्रकाश जी चुपचाप अंदर गए, एक और लकड़ी का डिब्बा लाए जो पहले वाले से भी पुराना था। अंदर पुराने प्रेम पत्र थे। रेखा और ओम प्रकाश की एक काली सफेद तस्वीर थी जब वे जवान थे। वे एक साइकिल के पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। पीछे फूलों से भरा खेत था। वो प्यार कभी नहीं मरा, ओम प्रकाश जी ने धीरे से कहा, बस लोगों ने उसे जीने नहीं दिया। प्रिया ने तस्वीर को गले लगा लिया। आंसू बह रहे थे। अब वो समझ गई कि वो अपने कंधों पर न केवल अपने चुने हुए प्यार का परिणाम ढो रही है, बल्कि एक पिछली पीढ़ी के पापों को भी ढो रही है, जिन्हें अलग किया गया, धोखा दिया गया, बदनाम किया गया और छोड़ दिया गया। अगली सुबह प्रिया ओम प्रकाश जी के साथ तहसील गई। उसने राज के मुकदमे के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें अपनी सगी मां का खत, अपनी मौसी का गवाही पत्र और सालों पुराने मामले से जुड़े सभी पुराने दस्तावेज संलग्न थे। वो कानून के अधिकारियों के सामने खड़ी हुई। उसकी आवाज मजबूत थी। अगर माननीय अदालत को सुनवाई करनी है तो दोनों पीढ़ियों की सुनवाई करे, और अगर न्याय सच में मौजूद है तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को और मुझे एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दे, किसी के नाम के नीचे छिपकर नहीं।
सोमवार की सुबह जब प्रिया आगामी सुलह बैठक से पहले मुकदमे की फाइल पढ़ रही थी, एक काले रंग की कार गेट के सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला, एक अजनबी महिला उतरी। लंबी, सादे काले रंग की ड्रेस पहने, लेकिन इतनी तेज तर्रार की ठंड लग जाए। आंखों पर गहरा मेकअप, चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैं ओम प्रकाश जी और प्रिया जी को ढूंढ रही हूं। आवाज थोड़ी विदेशी थी, लेकिन साफ और दृढ़ थी। ओम प्रकाश जी बाहर आए। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। उनका चेहरा उतर गया। आइको, उन्होंने धीरे से पुकारा। नमस्ते। महिला ने धीरे से सिर झुकाया। मैं राज की पूर्व प्रेमिका हूं, शायद आप लोगों को याद हो। किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल अचानक ठंडा हो गया, जैसे दूर से कोई बर्फीली हवा आई हो। आइको ने अपना हैंडबैग खोला, एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। ये ईमेल, मैसेज के स्क्रीनशॉट और राज द्वारा मुझे भेजे गए वॉइस रिकॉर्डिंग की प्रतियां हैं। इसमें उसने साफ साफ भारत वापस आकर एक ऐसा ड्रामा रचने की योजना बताई है जिससे जनता उसके पक्ष में हो जाए और वो अपने पिता और प्रिया को शर्मिंदगी में जीने पर मजबूर कर दे। उसके बाद वो पिता के नाम की सारी जमीन हड़प लेगा। प्रिया और ओम प्रकाश जी सुन्न हो गए। मैं महीनों से चुप थी, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैंने नहीं कहा तो मेरा बेटा, वो बच्चा जिसे राज ने जापान में छोड़ दिया है, ये जाने बिना बड़ा होगा कि उसका पिता कितना बुरा था। आपने क्या कहा? प्रिया हैरान रह गई। आपका राज के साथ एक बच्चा है? आइको ने सिर हिलाया। उसकी आंखें फाइल पर थीं। एक 3 साल का लड़का। राज ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, बच्चे को गांव लाने का वादा किया था, लेकिन मेरे जन्म देने के बाद वो बदल गया। उसने कहा कि बस प्रिया के दस्तखत करने की देर है, संपत्ति उसके हाथ में आते ही वो मां बेटे के पास वापस आ जाएगा। मैंने विश्वास किया, लेकिन वो गायब हो गया। जब तक मैंने इंटरनेट पर खबर नहीं देखी, मैं समझ गई कि ये सब सिर्फ एक धोखा था। ओम प्रकाश जी ने आगे बढ़कर फाइल उठाई, हर पन्ना पलटा। स्पष्ट रूप से यूएसबी में वॉइस रिकॉर्डिंग में राज की आवाज एक दोस्त से कह रही थी, मुझे बस उसे घर से निकालना है, समझा? तब मैं पीड़ित बन जाऊंगा, मेरे पिता को पूरा गांव गाली देगा और उनके नाम की जमीन मैं उसे बेचकर जापान वापस आ जाऊंगा। हो गया। आइको ने होठ सिकोड़े। उसने हर कदम की योजना बनाई, यहां तक कि उस झूठे थप्पड़ की भी, जिसे पूरे गांव में फैलाया गया। उसने जानबूझकर अपनी शर्ट में एक छोटा कैमरा लगाया था। क्लिप को आगे पीछे से काट दिया गया था ताकि लोग सिर्फ ये देखें कि उसके पिता ने हाथ उठाया। प्रिया सुन बैठी रही। सारी भावनाएं मिली जुली थीं, गुस्सा, डर और थोड़ी बेबसी। वो सब कुछ जो उसने और ओम प्रकाश जी ने सहा था। नजरें, अफवाहें, यहां तक कि सम्मान के लिए जागी हुई रातें। पता चला कि ये सब एक ठंडे दिमाग की साजिश का नतीजा था। आइको ने एक आखिरी कागज निकाला। उसके बेटे और राज के बीच डीएनए पुष्टि का अनुरोध, जो जापान में किया गया था, सत्यापित मोहर के साथ। साथ ही ये सबूत भी था कि उसने 2 साल के दौरान राज को 60 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए थे, एक साथ भविष्य बनाने के वादे पर। मुझे उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मैं बस इस धोखे की श्रृंखला को खत्म करना चाहती हूं। प्रिया उठी, आगे बढ़ी और आइको का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद बहन, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उस बच्चे के लिए। ओम प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस फाइल को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें खून से भरी थी, गुस्से से नहीं बल्कि कड़वाहट से। उस शाम उन्होंने सारे सबूत अदालत में जमा कर दिए। राज का मुकदमा आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया गया। उस पर मानहानि, संपत्ति हड़पने की साजिश और बच्चे के पालन पोषण के कर्तव्य का उल्लंघन का आरोप लगा। पूरा गांव हिल गया। जो लोग अफवाहों पर विश्वास करते थे वे चुप हो गए और पहली बार लोगों ने प्रिया को गांव के गेट से गुजरते हुए देखा, सिर ऊंचा उठाए, बिना शर्मिंदगी के, बिना सफाई के, क्योंकि अब सच्चाई खुद बोल रही थी। उस सुबह जिला अदालत में असामान्य भीड़ थी। न केवल ऑनलाइन समाचार पत्रों के पत्रकार बल्कि गांव के लोग भी आए थे। वही लोग जो कभी प्रिया के पीठ पीछे कानाफूसी करते थे, जो बाजार में ओम प्रकाश जी की ओर उंगली उठाते थे, जो चाय की दुकानों पर बैठकर दुनिया की बातें ऐसे करते थे जैसे वे सब कुछ जानते हों।
सुनवाई बंद कमरे में थी, लेकिन ये जिज्ञासु नजरों और गेट के बाहर फोन क्लिक करने वालों को नहीं रोक सकी। प्रिया ने सफेद साड़ी पहनी थी, उसका हाथ धीरे से उभरे हुए पेट पर था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन एक ऐसा तेज था कि जिन लोगों ने कभी उसे तिरस्कृत किया था, उन्हें भी सिर झुकाना पड़ा। उसके बगल में ओम प्रकाश जी एक पुराने सूट में करीने से खड़े थे। उनका चेहरा पत्थर की मूर्ति की तरह शांत था। राज सबसे आखिर में आया। नीली शर्ट, पीछे की ओर किए हुए बाल, चेहरा हमेशा की तरह ठंडा, लेकिन आंखों में घबराहट थी। वो आत्मविश्वास के साथ कोर्ट रूम में घुसा, जब तक कि उसने पीछे की पंक्ति में आइको को बैठे हुए नहीं देखा, जिसके हाथ में 3 साल का एक लड़का था, जिसका चेहरा इतना मिलता जुलता था कि इनकार नहीं किया जा सकता था। न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू की, बिना किसी भूमिका के। मामला पहले ही बहुत चर्चित हो चुका था। सब फैसला सुनना चाहते थे, लेकिन उससे पहले सच्चाई को सामने लाना जरूरी था। आरोपी राज, आपने अपने सगे पिता और पूर्व पत्नी पर अनाचार का आरोप लगाया, जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंची। सही है? सही है, राज ने रूखा जवाब दिया। आपके पास कहने के अलावा क्या सबूत है? राज घबरा गया। उसने वो संपादित वीडियो निकाला जिसमें थप्पड़ और ओम प्रकाश जी को प्रिया का हाथ पकड़ते हुए दिखाया गया था। लेकिन जब क्लिप चली तो न्यायाधीश ने सिर हिलाया। क्लिप को आगे पीछे से काटा गया है। इससे किसी विशेष हानिकारक व्यवहार की पुष्टि नहीं होती। और इस वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में क्या? एक और वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई गई जो आइको द्वारा प्रस्तुत सबूत था। राज की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे बस गांव वालों से उसे गाली दिलवानी है, मैं पीड़ित बन जाऊंगा तो जमीन मेरी हो जाएगी। प्रिया के पास कुछ नहीं बचेगा, उसे वापस आने की जरूरत नहीं। राज का चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना आ गया। वो आइको की ओर मुड़ा। वो शांति से बैठी थी, अपने बेटे को सहला रही थी। इसके अलावा न्यायाधीश ने आगे कहा, वादी प्रिया ने अपनी पूर्व सास का एक हाथ से लिखा हुआ खत पेश किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वो ओम प्रकाश जी की सगी बेटी है। एक महिला जिसका नाम रेखा था और उसका वादी राज के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। पुष्टि के लिए गवाह भी हैं। तो एक जूरी सदस्य ने कहा, इस मामले में ससुर बहू का कोई संबंध नहीं है। सही है, न्यायाधीश ने सिर हिलाया। दोनों पक्षों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। राज उठ खड़ा हुआ, चिल्लाया, वो कभी मेरी पत्नी थी। सही है, लेकिन अब नहीं है, न्यायाधीश ने दृढ़ता से जवाब दिया। और कोई भी कानून वयस्कों को स्वेच्छा से शादी करने से नहीं रोकता, अगर ये खून के रिश्ते या मौजूदा कानून का उल्लंघन नहीं करता है। खामोशी छा गई। राज कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हालांकि न्यायाधीश ने आगे कहा, वादी राज द्वारा झूठी जानकारी का उपयोग करना, क्लिप को संपादित करना, दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के संकेत बहुत गंभीर हैं। अदालत के एक अधिकारी ने एक नई फाइल निकाली जो जापान से हस्तांतरित की गई थी, जिसमें आइको द्वारा राज को भेजे गए वित्तीय हस्तांतरण की पुष्टि थी, कुल 60 करोड़ रुपए से अधिक, बिना किसी वैध अनुबंध के। एक पासपोर्ट की प्रति में यह भी लिखा था कि पैसे प्राप्त करने वाले ने भेजने वाले के साथ परिवार बनाने का वादा किया था। जो कुछ भी हमारे पास है, उसके आधार पर न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला, अदालत प्रारंभिक दीवानी मुकदमे को स्थगित करती है और इस मामले को मानहानि, विश्वासघात और संपत्ति हड़पने के लिए पुलिस को सौंपती है। राज ने अपना सिर मेज पर झुका लिया। पूरा कमरा कानाफूसी में डूब गया। प्रिया ने ओम प्रकाश जी को देखा। वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें भर आई थीं। उसने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा, जहां उसका बच्चा था, जिसे उसने कभी इस परिस्थिति में जन्म देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब वही उसके लिए समाज में सिर उठाकर जीने का कारण था। आइको पहले बाहर निकली, खामोशी से। उस जापानी महिला ने कोई कड़वा शब्द नहीं कहा। उसने बस मुड़कर प्रिया को नमस्ते किया, पहली और शायद आखिरी बार। उनकी आंखों में अब कोई पीड़ित नहीं था, बस उन महिलाओं की समझ थी जिन्हें एक ही आदमी ने धोखा दिया था। दिन के अंत में अदालत खत्म हो गई।
एक व्यक्ति को ले जाया गया, 2 लोग रह गए और एक छोटा सा जीव अपनी मां के पेट में शांति से धड़क रहा था, जैसे कि वो जानता हो कि सच्चाई को आखिरकार उसका सही नाम मिल गया है। वसंत की हवा अपने साथ नई मिट्टी की महक लाई। गांव के पीछे के खेतों में धान के नए पौधे उगने लगे थे और ओम प्रकाश जी के घर के सामने की कच्ची सड़क, जो महीनों से बदनामी के कारण सुनसान थी, अब वहां बच्चों के चप्पलों की और हल्की हंसी की आवाजें आने लगी थीं। प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया था। उसने उसका नाम आनंदी रखा, जिसका अर्थ है खुशी, जैसे एक प्रार्थना कि बच्चे का जीवन उसकी मां से ज्यादा खुशियों से भरा हो। जिस दिन प्रिया ने जन्म दिया, उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। ओम प्रकाश जी बरामदे में बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जब तक कि एक नर्स दौड़ती हुई बाहर नहीं आई। एक उज्जवल मुस्कान के साथ, लड़की हुई है, मां और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। इस पूरी कहानी में पहली बार ओम प्रकाश जी रो पड़े, लेकिन ये पछतावे या गुस्से के आंसू नहीं थे, बल्कि एक पिता और अब एक दादा के आंसू थे, जो अपनी पहली पोती का इस दुनिया में सच्चे, बिना छिपे प्यार से स्वागत कर रहा था। बच्ची आनंदी के घर आने के 3 दिन बाद ओम प्रकाश जी खुद अपनी बहू और पोती को लेने गए, या यूं कहें उस महिला को जिसे वो प्यार करते थे और अपने ही खून को। उन्होंने बच्ची को एक सफेद ऊनी शॉल में लपेटा, जिसे उन्होंने खुद रातों को जागकर बुना था। उनके गालों पर आंसू अभी सूखे नहीं थे। ये अपनी मां पर गई है, उन्होंने बच्ची को देखते हुए फुसफुसाया। इसकी आंखें भी उतनी ही गहरी हैं और बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल भी है। प्रिया बस मुस्कुराई, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में वो जानती थी कि ये बच्चा सिर्फ प्यार का नतीजा नहीं है, बल्कि माफी का भी एक प्रतीक है। गांव के लोग धीरे धीरे चुप हो गए थे। वे अब उंगली नहीं उठाते थे। एक तो इसलिए कि सच्चाई सामने आ गई थी, दूसरा इसलिए कि वे थक गए थे, जबकि वे अपनी उबाऊ रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहे। वो छोटा सा परिवार चुपचाप एक नया अध्याय लिख रहा था, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सफाई के। राज को 9 महीने की निलंबित जेल की सजा, साथ ही एक प्रशासनिक जुर्माना और ओम प्रकाश जी और प्रिया को सम्मान के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया। वो गांव वापस नहीं आया। कभी कभी उसके ननिहाल के कुछ रिश्तेदार खाने पर उसका नाम लेते, लेकिन आवाज धीमी हो जाती। आइको जापान वापस चली गई अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए। जाने से पहले उसने प्रिया को बच्चों के गुलाबी जूतों की एक जोड़ी और एक खत भेजा, जो टूटी फूटी हिंदी में लिखा था। भले ही हम दोस्त नहीं हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी बेटी शांति में बड़ी होगी, जो मुझे कभी नहीं मिली। तब से उस घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई छिपकर नहीं रहता था। बस एक बच्चे की आवाज थी जो उन्हें बुलाती थी। दोपहर में फर्श पर खुरपी की आवाज आती थी और चांद निकलने पर प्रिया की धीमी लोरी की आवाज आती थी। एक छत, 3 पीढ़ियां और वे दिल जो चोट के अंत के बाद खुशी का मतलब जान गए थे। एक बार एक अजनबी ने गुजरते हुए बच्ची से पूछा, तुम्हारे दादा कहाँ हैं? बच्ची आनंदी दौड़कर आई, ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़ा और खिलखिलाकर हंसी। ये रहे मेरे नाना, लेकिन मेरी माँ के पापा भी हैं। सब हंसे, ओम प्रकाश जी भी हंसे। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, कोई छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरकार वो प्यार भले ही गलत शुरू हुआ हो, सच्चाई से जिया गया और सही तरीके से खत्म हुआ। लोग अभी भी कहते हैं कि जो महिला एक बार टूट जाती है वो पूरी खुशी के लायक नहीं होती, लेकिन प्रिया का जीवन इसका उल्टा प्रमाण है। वो कभी बहू थी, कभी एक छोड़ी हुई पत्नी थी, कभी एक ऐसा नाम थी जिसे पूरे गांव ने एक घिनौनी कहानी से जोड़ा था, लेकिन अंत में वो सबसे मजबूत महिला बनी। इसलिए नहीं कि वो कभी गिरी नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने उठने की हिम्मत की, खुद को और उन लोगों को माफ करने की हिम्मत की जिन्होंने उसे कभी दर्द दिया था। आज जब उसकी छोटी बेटी आनंदी अपनी मां की गोद में शांति से सो रही है और ओम प्रकाश जी उसके सगे पिता, जो कभी उसके ससुर थे,
चुपचाप बरामदे के नीचे चाय बना रहे हैं। प्रिया को अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सारे तूफान गुजर गए हैं, लोगों के मुंह भी थक गए हैं, और जो बचा है वो एक ऐसा घर है जो पुराने घावों से भरा है लेकिन नई रोशनी से भी जगमगा रहा है। प्रिया के सफर से लोग क्या सीखते हैं कि सही व्यक्ति से सही समय पर शादी करने से ही खुशी नहीं मिलती, और हर कोई जो छोड़कर जाता है वो धोखेबाज नहीं होता। कभी कभी जो बिना प्यार की शादी में रह जाता है वही सबसे क्रूर होता है। कि प्यार रिश्ते में गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो सच्चाई, क्षमा और निस्वार्थ दिल से बना है तो वो सम्मान के योग्य है। कि कुछ बच्चे तूफान के बीच पैदा होते हैं, लेकिन वे ही बारिश के बाद की आखिरी धूप होते हैं। एक ऐसा परिणाम जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन जो सब कुछ ठीक कर देता है। अंत में प्रिया ने जाने का फैसला नहीं किया, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, नहीं इसलिए कि वो निर्भर थी, बल्कि इसलिए कि वो समझ गई थी कि सच्चाई को बचाने के लिए किसी को रुकना पड़ता है। वो लोगों के मुंह का जवाब देने के लिए नहीं जीती थी, वो अपने बच्चे के लिए, उस आदमी के लिए जो गलत था लेकिन हमेशा अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखता था, और अपने ही दिल के लिए एक सहारा बनने के लिए जीती थी। वो दिल जो कभी गलत प्यार करके टूट गया था, लेकिन अंत में उसने सही तरीके से फिर से प्यार करना सीख लिया था। और अगर कोई प्रिया से पूछे कि क्या उसे कोई पछतावा है, तो जवाब है कि उसे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि उसने कभी माना था कि वो खुशी के लायक नहीं है। लेकिन अब वो समझ गई है कि खुशी को आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, बस उसे सच्चाई से जीने की जरूरत होती है। कहानी का अंत, लेकिन एक नए सफर की शुरुआत भी, जहां कोई रिश्ते का बंधन नहीं, कोई अतीत का बोझ नहीं, बस आगे बढ़ने का साहस है। एक घर, 3 पीढ़ियां और जीवन के लिए एक सबक।